मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लॉ टॉक्स पर। दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे अभिकरण संविदा जो कॉन्ट्रैक्ट सेकंड का भाग है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। उसके एक टॉपिक है धारणाधिकार का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो एजेंट को धारणाधिकार का अधिकार है वो कब समाप्त होता है, वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें उनके अधिकार समाप्त हो जाता है। ये एलएलबी के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए अपडेट के लिए जो कोने में एक बेल आइकन दिया गया है उसको क्लिक कर दें। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं धारणाधिकार की समाप्ति या पर्यवसान या धारणाधिकार कैसे खत्म होता है। धारणाधिकार क्या होता है, तो ये आप जब इसका पहले वाला वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि धारणाधिकार क्या होता है। देखिए, मैं आपको शॉर्ट में खाली बता देती हूँ। जब आप इनके अधिकार पढ़ेंगे तो इसके अधिकारों में जो एजेंट के अधिकार है उसमें आपको धारणाधिकार का अधिकार समझ में आ जाएगा। धारणाधिकार का मतलब होता है रोक के रखना। किस चीज़ को रोक के रखना? मालिक के धन या संपत्ति को। कब तक रोक के रखेगा एजेंट? जब तक कि उसको उसका जो अतिरिक्त खर्चे हैं, राशियां हैं, उसका भुगतान उसको ना कर दिया जाए, तब तक वो उसको धारण करने का उसका अधिकार है। अब उसकी समाप्ति कब हो जाती है, धारणाधिकार की समाप्ति, तो हम वो देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है एजेंट का विधिपूर्ण कब्जा समाप्त हो जाने पर। धारणाधिकार एक प्रकार का आधिपत्य अधिकार है और आधिपत्य समाप्त होते ही वह भी समाप्त हो जाता है। देखिए, धारणाधिकार का अधिकार आपका क्या है? एक आधिपत्य अधिकार है। मतलब एक ऐसा अधिकार है कि आप उसको तब तक रोक सकते हैं जब तक कि आपको आपका जो धन है वो ना मिल सके। आपको जो धारण करने का अधिकार है वो लीगल भी होना चाहिए। और जैसे ही आधिपत्य आपका खत्म हुआ वैसे ही आपका धारण करने का अधिकार भी समाप्त हो जाएगा। जब एजेंट माल को पुनः मालिक को सौंप दे या मालिक को सौंपने के लिए माल किसी वाहक यानी कि कोरियर में दे दे तो एजेंट का आधिपत्य समाप्त हो जाएगा। मतलब उसका कब्जा उसके ऊपर से समाप्त हो गया। माल वाहक को देने के बाद एजेंट उस माल को मार्ग में रोककर अपने धारणाधिकार को पुनः स्थापित नहीं कर सकता है। एक बार अगर आपने माल जो है वो मालिक को दे दिया है या आपने माल को कोरियर के ज़रिए आप माल को भेज रहे हैं, पर आप आधे रास्ते में जाके उस माल पे फिर कब्जा अगर करना चाहते हैं तो फिर वहाँ आपका जो धारण करने का अधिकार है वो इनलीगल हो जाएगा। लेकिन यदि एजेंट ने माल किसी विशेष सुरक्षा के लिए किसी अन्य व्यक्ति को सौंपा है तो एजेंट का उस माल पर धारणाधिकार समाप्त नहीं हो जाता। अब माल पे क्या होता है कि व्यक्ति का कब्जा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है वो कि उस व्यक्ति का कब्जा उसके ऊपर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने वो माल किसी अन्य को दे दिया है उसकी सुरक्षा के हिसाब से। जैसे कोई सब्जी वगैरह उसके पास है तो उसने गोडाउन में रख दी है कि वो ख़राब ना हो, तो उसने क्या करा है कि उसकी विशेष सुरक्षा के लिए उसको अन्य व्यक्ति को सौंपा है, माल गोडाउन में रखा है। तो यहाँ पर उसका धारणाधिकार समाप्त नहीं हो जाता क्योंकि वो कब्जे में तो उसी के है, केवल उसने सुरक्षा के हिसाब से उसको किसी अन्य व्यक्ति को सौंपा है। मालिक की दिवालिया हो जाने से एजेंट का धारणाधिकार समाप्त नहीं होता। अगर मालिक जो है वो दिवालिया हो गया है और एजेंट को किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं कर सकता है, मतलब उसके जो वैध खर्चे हैं वो नहीं दे सकता है, तो भी जो है धारणाधिकार समाप्त नहीं होगा। यदि एजेंट से मालिक ने माल कपटपूर्वक या अवैध ढंग से ले लिया है तो एजेंट का धारणाधिकार समाप्त नहीं हो जाता है। सेकंड है एजेंट द्वारा धारणाधिकार का त्याग करने पर। अगर एजेंट जो है वो अपने उसके पास जो संपत्ति है, धन है, उसको उसने अगर अपनी इच्छा से उसका अधिकार त्याग दिया और अपने मालिक को सौंप दिया तो उसका धारणाधिकार जो है ये समझा जाएगा कि समाप्त हो गया। और अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से भी वो ऐसा कर सकता है। जो उसका त्याग करना है धारण करने के अधिकार को, वो अभिव्यक्त और विवक्षित दोनों तरह से हो सकता है।
अब अभिव्यक्त और विवक्षित को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, पहले के वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड है करार द्वारा धारणाधिकार की समाप्ति। यदि मालिक या एजेंट के मध्य कोई विशेष करार हो गया हो कि एजेंट धारणाधिकार का प्रयोग नहीं करेगा, उस समय एजेंट भी के धारणाधिकार की समाप्ति हो जाती है। अगर धारण करके वो किसी संपत्ति को या धन को बैठा है और मालिक और उसके बीच में करार हो गया है कि उसको धारण करने का कोई अधिकार नहीं है, तो फिर उसका वो अधिकार समाप्त हो गया है। चौथा है क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। देखिए, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार के अंतर्गत 4-5 हमारे पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगी कि एजेंट के इस अधिकार को भारतीय संविधा अधिनियम 1872 की धारा 222 से 225 में अभिकर्ता के प्रति मालिक का कर्तव्य के शीर्षक से भी अभिव्यक्त किया गया है। अगर आपका ऐसा क्वेश्चन बनता है कि धारणाधिकार की समाप्ति कैसे होती है, किन रीतियों से होती है, तो आप इसका आंसर में ये लिख सकते हो। और अगर आपका आंसर ये बनता है कि अभिकर्ता के प्रति मालिक का कर्तव्य, तो इसके अंतर्गत हमने जो 222 और 225 के अंतर्गत इसमें अपने भारतीय संविधा अधिनियम में दे रखे हैं, तो ये भी एक आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, अब हम इसके पॉइंट देख लेते हैं। विधिपूर्ण कार्यों से एजेंट को हुई क्षति से क्षतिपूर्ति। धारा 222 के अंतर्गत मालिक पर यह कर्तव्य आरोपित किया गया है कि वह एजेंसी के उन सभी विधिपूर्ण कार्यों के परिणामों के कारण एजेंट को हुई क्षति की क्षतिपूर्ति करे। अगर मालिक का ये कर्तव्य होता है कि अगर कोई ऐसा कार्य है एजेंसी के उन सभी विधिपूर्ण कार्यों के, अब एजेंसी में कोई भी ऐसा इनलीगल कुछ भी नहीं, सारे लीगल कार्य हो रहे हैं, लेकिन उनके परिणामों से अगर एजेंट को कोई नुकसान होता है, तो उस नुकसान की जो नुकसानी है वो कौन करेगा, तो वो एजेंसी करेगी। अतः एजेंट का अधिकार केवल उन हानियों के लिए एजेंट को हुई क्षतिपूर्ति प्राप्त करना है जो वैध कार्यों के परिणाम स्वरूप हुई हो। पंचम संविदा। संविदा विधि में शून्य अवश्य है परंतु अवैध नहीं है। जब कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट आप पढ़ोगे तो वह पंचम संविदा है। तो ऐसी जो संविदा होती है वो शून्य जरूर है लेकिन अवैध नहीं है। अतः जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने किशनलाल बनाम बनवारी लाल के बाद में एक एजेंट को मालिक के आदेशानुसार किए गए पंचम संविदाओं के अंतर्गत हुई हानि के लिए क्षतिपूर्ति दिलवाई थी। अगला इसी में पॉइंट है हमारा अविधिपूर्ण लेकिन सद्भावना से किए गए परिणामों से एजेंट को हुई हानि की क्षतिपूर्ति। देखिए, इन सारी चीज़ों से जो है कॉन्ट्रैक्ट इसका जो धारण करने का अधिकार है वो इन सारी चीज़ों से समाप्त हो जाता है। देखिए, धारा 223 के अनुसार मालिक का कर्तव्य भी आरोपित किया गया है कि वह एजेंट के द्वारा सद्भाव पूर्वक किए गए कार्य से यदि तीसरे व्यक्ति के अधिकारों को कोई क्षति पहुंचती है तो उसकी क्षतिपूर्ति करे, चाहे ऐसा कार्य अविधिपूर्ण ही क्यों न हो। देखिए, धारा 223 क्या कह रही है कि मालिक का ये कर्तव्य बनता है कि अगर एजेंट ने सद्भावना पूर्वक मतलब अच्छे भाव के साथ अपनी एजेंसी का भला सोचने के साथ कोई ऐसा कार्य किया हो जिसकी वजह से जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है ऐसे व्यक्ति के अधिकारों को कोई नुकसान पहुंचा हो, तो ऐसी नुकसानी की जो भरपाई है वो एजेंसी द्वारा मालिक द्वारा की जाएगी। परंतु यदि कार्य प्रत्यक्ष रूप से अवैध या आपराधिक प्रकृति का है, जैसे कि किसी व्यक्ति को मारना या उसकी मानहानि करने वाला लेख प्रकाशित करना, तो एजेंट ऐसे कार्यों के परिणाम के लिए मालिक से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। मतलब ऊपर हम क्या देख रहे हैं कि क्षतिपूर्ण अगर होगी तीसरे व्यक्ति को तो क्षतिपूर्ति मालिक करेगा, चाहे वो अविधिपूर्ण ही कार्य क्यों ना हो। लेकिन अविधिपूर्ण कार्य जो है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखना चाहिए कि आप प्रत्यक्ष रूप से जैसे आप करते रहो किसी के अच्छे के लिए, आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए, तो वो आपका कार्य जो है वो अविधिपूर्ण होगा तो भी वो इसलिए सद्भावना पूर्वक आपने वो कार्य किया है तो इसलिए वो आपका कार्य जो है वो वैध की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन यदि आपने आपराधिक कार्य किया जो प्रत्यक्ष रूप से अवैध है, जैसे कि मारना, किसी को गाली बकना या कोई ऐसा लेख अखबार में प्रकाशित करवा देना जिससे किसी तीसरे व्यक्ति के मान सम्मान को ठेस पहुंच रही हो, तो यहाँ वो क्षतिपूर्ति के लिए अधिकारी नहीं होगा।
उदाहरण के लिए एक एजेंट को मिलावटी सरसों का तेल आयात करने के लिए नियोजित किया गया। उस कार्य को करते हुए एजेंट पकड़ा गया और दंडित किया गया, परंतु ये मालिक से क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर सकेगा। क्यों नहीं कर सकेगा? क्योंकि सरसों के तेल में मिलावट करने का काम जो है वो मालिक ने उसको नहीं सौंपा था, और मिलावट करना जो है वो अवैध कार्य है। वो लगता ही अवैध है कि अवैध विधि ने उसको अवैध घोषित कर रखा है। लेकिन एक अन्य मामले में वादी ने प्रतिवादी के आदेश पर जाति की पंचायत को जातीय अयोग्यता हटाने के लिए रिश्वत दी। उसे रिश्वत की राशि मालिक से वसूल करने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि ये कार्य उसने क्या किया है, रिश्वत जो दी है वो प्रत्यक्ष रूप से तो अवैध या आपराधिक प्रकृति का कार्य नहीं था, उसने मालिक के कहने से ही वो दी थी। तीसरा, आपराधिक कार्यों के परिणामों से हुई क्षति की क्षतिपूर्ति के लिए मालिक उत्तरदायी नहीं होगा। धारा 224 में ये स्पष्ट किया गया है कि एक व्यक्ति दूसरे को ऐसे कार्य करने के लिए नियोजित करता है जो अपराधी है, मतलब कि एजेंट दूसरे एजेंट को, सब एजेंट को इसलिए नियुक्त करता है कि वो कार्य जो है वो आपराधिक कार्य करे, तो नियोजित उस कार्य के परिणामों के लिए एजेंट को जो क्षतिपूर्ति हुई है उसके लिए वो दायी नहीं होगा मालिक, चाहे मालिक ने ऐसी क्षतिपूर्ति करने का अभिव्यक्त या विवक्षित वचन एजेंट को दिया हो। कैसे? एग्जाम्पल में देख ले। सी को पीटने के लिए बी को ए नियोजित करता है। अब सी को मारना है, बी किसको नियोजित करता है? ए को करता है। बी इस आपराधिक कार्य के परिणाम स्वरूप अब बी जो है वो क्या करता है, सी बी द्वारा दी गई नुकसानी को वह ए से वसूल नहीं कर सकता। भाई देखिए, अब यहाँ पर सी को पीटना है, बी ने किसको ए ने किसको नियोजित किया? बी को नियोजित किया। अब बी ने जो है ये आपराधिक कार्य कर लिया, मतलब मार लिया उसको, तो सी को बी द्वारा जो नुकसानी हुई है वो ए से वसूल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये आपराधिक कार्य है, और आपराधिक कार्य ए को भी पता है कि अपराध है किसी को मारना, तो इसलिए जिसने उसको नियुक्ति किया है सी उससे वसूल नहीं कर सकता। इसी प्रकार बी अपने समाचार पत्र में ए की प्रार्थना पर सी के विरुद्ध एक अपमान लेख प्रकाशित करता है। बी जो है उसका एक समाचार पत्र है, ए नामक व्यक्ति आता है और उससे प्रार्थना करता है कि ये सी है और इसके विरुद्ध एक अपमान लेख प्रकाशित करवा दो। इस मानहानि के परिणाम स्वरूप सी को बी द्वारा हर्जाना दिया जाता है। अब सी को हर्जाना कौन देता है? बी देता है। अब कि बी कौन है? बी एक समाचार पत्र का मालिक है, सी के खिलाफ वो अपमान लेख लिखता है, उसको लिखने के लिए कौन कहता है? ए कहता है। तो अब अखबार में छपा है तो सी जो है वो किससे लेगा? बी से लेगा। बी इस हर्जाने को क्षतिपूर्ति ऐसे नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसको पता था कि असत्य बात को अगर वो अखबार में प्रकाशित करेगा तो वो किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाएगी, और अगर ठेस पहुंचाएगी तो वो व्यक्ति उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगा। तो वो पहले से इसको पता था कि ये कार्य अवैध है। इस प्रकार दोनों दृष्टांतों से स्पष्ट है कि अपकृत्यपूर्ण आपराधिक कार्यों से यदि एजेंट को कोई क्षति हुई तो क्षति की क्षतिपूर्ति मालिक से नहीं करा सकता, चाहे उसके लिए मालिक ने स्पष्ट रूप से ही क्यों ना कहा हो। अगला है, मालिक स्वयं अपने उपेक्षा से एजेंट को हुई क्षति की क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। धारा 225 के अंतर्गत मालिक का ये कर्तव्य है कि वो अपनी उपेक्षा या कौशल के अभाव में एजेंट को पहुंची क्षति को क्षतिपूर्ति करे। प्रत्येक मालिक का कर्तव्य है कि अपने एजेंट के प्रति सावधानी बरते। यदि एजेंट कोई उपेक्षा बरतता है तो एजेंट को ये अधिकार होगा कि वो मालिक से जो है उस जो नुकसान उसको हुआ है उसका प्रतिकर उसकी क्षतिपूर्ति वसूल करे। तो मालिक इस उपेक्षा कौशल के अभाव में उसे पहुंची है, तो ये भी एक क्षतिपूर्ति है। अब इस धारा के अंतर्गत मालिक की उपेक्षा कौशल के अभाव संबंधी उदाहरण निम्नलिखित हो सकते हैं। कौन कौन से? मालिक द्वारा मरम्मत कराने की उपेक्षा, खतरनाक परिसर, गृह अथवा भूमि रखना, खतरनाक उपकरण, औजार या मशीनरी रखना, असक्षम सेवकों की नियुक्ति करना। अगर इस कारण से किसी एजेंट को कोई नुकसान होती है तो उस नुकसान की भरपाई जो है वो मालिक करेगा। तो संपत्ति को जो है धारण करने का जो अधिकार है वो भी हमने पढ़ा है, और क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार भी हमने पढ़ा है। क्षतिपूर्ति कौन किससे प्राप्त करेगा? तो अभिकर्ता के प्रति जो मालिक का कर्तव्य होता है उसके बारे में भी पढ़ा है।
तो मैंने आपको इस एक ही वीडियो में 2 चीज़ें बता दी हैं। पहली, धारणाधिकार की समाप्ति कैसे होती है, और दूसरा कि क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का जो अधिकार है वो एजेंट को कैसा होता है और मालिक का जो है वो क्या कर्तव्य होता है एक एजेंट के प्रति। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।